और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। हरियाणा पुलिस ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर को कल रात खाली करवा लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा पुलिस ने धरने पर बैठे सरपंचों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग भी किया और सरपंचों के तंबू भी उखाड़ दिए गए। पुलिस ने 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रशासन में अगर हिम्मत थी तो वो दिन में हमें उठाते। तानाशाही कर पुलिस ने हमें यहां से हटाने का काम किया है। पंचकुला चंडीगढ़ की रोड बंद करने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने डीसी पंचकुला को कल रात 10 बजे तक रोड खाली कराने का निर्देश दिया था। दरअसल आपको बता दें, ये सरपंच पंचायत के काम में ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे। कुछ दिनों पहले प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी कर दिया था, जिसमें कई सरपंच घायल हो गए थे। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर लगी हुई है। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठे थे, ना हम लोगों ने अपना रास्ता ब्लॉक किया था। हम लोग प्रशासन के लोगों ने रास्ता बंद किया था। हम लोगों ने एक साइड का रास्ता खुलवा दिया था ताकि आम जन परेशान ना हो। लेकिन सरकार ने क्या किया, बीजेपी के आरएसएस के 2 व्यक्तियों से अपनी पिटीशन डलवाई कि इन लोगों की वजह से आम जन परेशान है। सरकार का ही वकील था, केंद्र सरकार का, बीजेपी का ही एक सोची समझी साजिश थी। ना हाईकोर्ट की तरफ से मैं नोटिस किया गया, सीधे हमारे पास आदेश है कि आप लोगों को खदेड़ दिया जाए, यहाँ से बलपूर्वक आप लोगों पर बल प्रयोग किया जाएगा। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल तानाशाही भी उतराई है। अगर 9 तारीख को हमारा मसला सॉर्ट आउट नहीं होता तो 11 मार्च को हम ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करते हैं कि 11 मार्च को करनाल के अंदर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। बेंगलुरु की बात करते हैं, जहां पर कल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक मंडल विरूपक्षपा की गिरफ्तारी की मांग की है। कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस ने सत्ताधारी बीजेपी विधायक विरूपक्षपा के बेटे प्रकाश को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। उनके घर और दफ्तर से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इस मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ भी एक केस दर्ज कर उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और सिद्धारमैया समेत 50 से ज्यादा नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें देर शाम रिहा भी किया गया। कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने जा रहे थे। Mr. Amit Shah and Prime Minister Modi should answer on the stench of corruption that has engulfed Karnataka. They have shamed Karnataka. BJP does not have even a leg to stand upon. The Chief Minister has to resign or he will be thrown out by people of Karnataka. केवल सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। सरकार तो 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटका के लोग बदलेंगे ही। आज हम ये संकल्प भी लेते हम सबकी ओर से कि इनके एक भ्रष्टाचार की हम जांच करवाएंगे और जो दोषी पाया उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये समझें कि सत्ता से बाहर गए तो बच जाएंगे। कोई समझे कि किसी कांग्रेस के नेता से दोस्ती है तो सहारा ले लेंगे, ये नहीं होने वाला साथियों। और उधर पूर्व कांग्रेस नेता और मौजूदा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अब एक नई मुहिम की शुरुआत की है। उन्होंने इसका नाम इंसाफ के सिपाही दिया है। इसके जरिए वो देश भर में लोगों के साथ हो रही बेइंसाफी से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक करने का वक्त आ गया है। गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और नेताओं से भी कपिल सिब्बल ने साथ आने की अपील की है। हिंदुस्तान में हर गली में, हर कूचे में, हर कस्बे में, हर लोकेलिटी में बेइंसाफी का दौर चल रहा है। तो हमने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका हेडिंग है इंसाफ के सिपाही। उस वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। वो वेबसाइट है इंसाफ के सिपाही.co.com। अपना टेलीफोन नंबर, अपना पता, एक नेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। उसमें वकील लोग सबसे आगे होंगे। जहां जहां भी बेइंसाफी का दौर रहेगा वहां नागरिक लोग, आम आदमी, वकील साहब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। अब वक्त आ गया है कि जनता को जागरूक करने का कि
आप हमारे इंसाफ के सिपाही बनिए और जहां जहां भी बेइंसाफी हो रही है, चाहे राज्य सरकारों के साथ हो रही हो, चाहे किसी नागरिक के साथ हो रही हो, आप उसकी लड़ाई लड़िए। मैं चाहूंगा कि इस देश में जो भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं वो मेरा साथ दें। मैं चाहूंगा कि जो भी विपक्ष के जो सरकार में नहीं हैं लेकिन नेता हैं वो मेरा साथ दें और हम एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करें। त्रिपुरा में बीजेपी को दोबारा कामयाबी मिली है, लेकिन नतीजे आने के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। राजनीतिक दलों से जुड़े कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगरतला से हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी और नकुल राभा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद राजनीतिक हिंसा की खबरें अधिकारियों की परेशानी बढ़ा रही हैं। इस हिंसा को रोकना अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी और विपक्षी दल एक दूसरे पर हमला करने और कार्यकर्ताओं के घरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगा रहे हैं। जबकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जनजीवन एकदम सामान्य है, मगर राज्य के बहुत सारे क्षेत्र से राजनीतिक हिंसा की खबर आ रही है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत सारे जगह में उन्होंने लोगों को हिरासत में भी लिया है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये जो राजनीतिक हिंसा त्रिपुरा में हो रही है इसको किसी तरह इसको मुकाबला वो कर पाए। इस बार जनता कम्युनिस्ट और कांग्रेस को त्रिपुरा से उत्खात करने का काम त्रिपुरा लोगों ने दिखाया है और इनका जो एक्टिविटीज है ये कभी छोड़ नहीं सकते। इसीलिए अभी ये एक साथ मिलके हमारा जो कार्यकर्ता इन लोगों की ऊपर हमला हुज्जती कर रहा है। आफ्टर दिस इलेक्शन बीजेपी हमारे सदस्यों और काडर पर हमला कर रही है। काउंटिंग टेबल पर हमला शुरू हो गया था और अब पूरे राज्य से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। त्रिपुरा में चुनाव के दौरान हिंसा की कोई भी खबर नहीं आई, लेकिन चुनाव के बाद हिंसा बढ़ने की बातें सामने आ रही हैं। अब बड़ी चुनौती राजनीतिक हिंसा को रोकना है। अगरतला से रतनदीप चौधरी के साथ नकुल राभा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। त्रिपुरा और नागालैंड की सत्ता में बीजेपी की फिर से वापसी हुई। वहीं बीजेपी ने मेघालय में कोनराड संगमा को समर्थन दे दिया है। 7 मार्च को नागालैंड और मेघालय में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात अब बिछने लगी है। कल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन किया। वसुंधरा ने चूरू के सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं जयपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन हुआ। इससे साफ जाहिर है कि राजस्थान बीजेपी में अंदरूनी कलह अभी भी जारी है। वसुंधरा राजे के जन्म दिवस के अवसर पे भव्य आयोजन। दूसरी ओर जयपुर में भाजपा की युवा मोर्चा का प्रदर्शन। जाहिर है भाजपा में कशमकश जारी है, लेकिन वसुंधरा के आयोजन में विधायक और सांसद का जमावड़ा। राजस्थान में अब राजनीति गर्मा रही है, लेकिन वसुंधरा ने इनकार किया कि उनका ये कार्यक्रम कोई शक्ति प्रदर्शन था। इन सब की मंदिरों की बहुत बड़ी एक किस्म से आस्था है लोगों में, और मेरे मन में भी बहुत आस्था है। हनुमान जी की तो वैसे भी मैं उपासक हूँ, तो इसलिए आज इनके चरणों में आना, ये सब मंत्र उच्चारण के साथ पूरे राजस्थान की समृद्धि, प्रगति, विकास के लिए पूजा वूजा करना, इतने सारे लोगों को उसका फल और फायदा मिलना, मुझे विश्वास है कि मिलेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। विदा करने का संकल्प लेना। युवा मोर्चा के कार्यक्रम में जयपुर में पार्टी इंचार्ज अरुण सिंह शामिल हुए और फिर सालासर निकल गए। पार्टी एकजुटता का संदेश तो दे रही है, लेकिन खींचतान बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी में मेरी तरफ से आप लिख लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। देवता के दर्शन करो, केक काटो, जन्मदिन मनाओ,
कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आज का आंदोलन समय की मांग था। उनका जन्मदिन 8 तारीख को है, मैं भी गुलदस्ता लेके बधाई देने जाऊंगा। वसुंधरा राजे के जन्म दिवस का भव्य आयोजन, दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा का कार्यक्रम। पार्टी में संकट बढ़ते देख संकट मोचन वर्कर अरुण सिंह भागे भागे जयपुर आए। पहले युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शरीक हुए और फिर सालासर बालाजी पहुंचकर वसुंधरा राजे को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। जाहिर है अब चुनाव दूर नहीं है और इस राजनीतिक मंच पे सबको खुश रखना एक राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है। सालासर बालाजी से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर राजस्थान में ही सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सियासी लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है। शेखावत ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। अशोक गहलोत शेखावत के खिलाफ लगातार संजीवनी सहकारी मामले में आरोप लगा रहे हैं। फोन टैपिंग मामले में भी उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप लगाए हैं। निरंतर बेतुके बयान देकर के मुख्यमंत्री मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल करके मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इससे व्यथित होकर के कि निरंतर जिस तरह से उन्होंने मेरे चरित्र हनन का प्रयास किया, मैं शायद बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी दिवंगत माताजी को भी उन्होंने अभियुक्त कह करके ऐसा सरेआम उनका अपमान उनके देवलोक गमन होने के बाद में करने की चेष्टा की है। इसी से व्यथित होकर के मैंने आज न्यायालय के समक्ष सेक्शन 500 में एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया। हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी बहाने कम से कम केस आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं, उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है। यहाँ पे गबन हुआ है, कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद मुलजिम हैं। आज ये केंद्रीय मंत्री बने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं मंत्री बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ कर के सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो, या संजीवनी के जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके लिए सहयोग करते। पंजाब की बात करते हैं, जहां पर सीएम भगवंत मान ने पल्लेदारी करने पर मजबूर राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी परमजीत कुमार को कोच की नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने खुद परमजीत कुमार को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि खिलाड़ियों की असली जगह मैदान में है। कुछ दिनों पहले ही परमजीत कुमार का मंडी में पल्लेदारी करने का वीडियो वायरल हुआ था।